सीनियर आर्टिस्ट कबीर खान गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। कोरोना हिफाजती इक़दामात की वजह से हाथ मिलाने की बजाय कोहनियां मिलाईं। पेशावर में पैदा हुए, वहीं रेडियो से फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। लाहौर आकर ऐसा चमके कि हर कोई आपकी अदाकारी का मोतरफ हो गया। लेकिन इस दौरान शुरू में परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें और भूख तो देखनी पड़ी हो। जी, ये तीनों चीज़ें भरपूर देखी। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यानी ये एक ऐसी कहानी है मेरी जो 2, 4, 5, 7 नावल लिखे जा सकते। सबसे मुश्किल दिन कौन सा था जिस दिन भूख इंतहा पे हो, खाना ना मिला हो, तकलीफ़ें बढ़ गई हो? वो कई दिन थे, एक नहीं था वो। मैं यहाँ रहमानपुरे में रहता था। 2 साल के बाद मैं इस काबिल हुआ था कि मैं 25 रुपए दे सकूं, तो मुझे उसमें बाथरूम भी मिल गया था। तो मैंने उस कमरे में वो ज़माना भी देखा को, वो है तो लतीफ़ा कि जी आप बनियान उल्टी पहन लेते हैं, फिर उल्टी पहन लेते हैं, तो वो कोई कहता है कि ये तो आपकी जुएँ पड़ गई, तो वो कहते हैं मैं इन्होंने टुरा के ही मार देना। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पास गालिबन वो टिकट था 12 पैसे का या 15 पैसे का, तो 10 पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन 5 नहीं थे। तो एक बस चलती थी जो यहाँ तक आती थी, तो मैं वहाँ गया और मैं एक दोस्त जो वाकिफ़ हुआ था मेरा, उसके घर चला गया। मैं ये जनाज़ का जो है वहाँ पर उसको बुलाया और काफ़ी देर उसके पास खड़ा रहा। वो अपने स्कूटर पे खड़े हुए मुझसे बातें करता रहा। तो मैंने सोचा कि शायद अब मुझ में हिम्मत हो जाए, और मैं इससे कहूँ यार एक 5 पैसे तो देना। लेकिन वो मुझ में हिम्मत नहीं पैदा हुई, मांगने की नहीं हुई, चाहे वो 5 पैसे ही हो। जी, तो मैं चल पड़ा। किस दिन एहसास हुआ कि लोगों ने आपको मान लिया? जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि स्टेज पर काम करने के पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने यहाँ ओपन एयर थिएटर में मैं चला गया और मुझे बहुत शौक़ था थिएटर में काम करने का, और ये बड़ी मशहूर जगह थी उस वक्त। सुल्तान राय से मेरी दोस्ती वहीं हुई थी। ये बात है कोई 61 की। तो वहीं से हम दोनों मिले और हमने सफ़र का आगाज़ किया। ये मलका एक स्टूडियो होता था यहाँ, ये जो अब नहर के पास मस्जिद है उसके पीछे एक बड़ी अच्छी जगह है। तो मलका स्टूडियो में मैंने एक शूटिंग देखी थी जिसमें ज़रीफ़ मरहूम काम कर रहे थे। तो मैं पेशावर से कभी कभी आता था और मुझे ये लोग, मैं ख़ुद चला जाता था। तो मुझे ये भी याद है कि अहमद कमाल पाशा, अनवर कमाल पाशा, उनके घर में चला गया। उस वक्त वहाँ गाड़ियाँ थीं और लोग थे और बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े कमाल के शायर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो पाशा साहब का एक स्टाइल होता था जैसे कोई किंग आ गया है ड्राइंग रूम में। तो वो पाशा साहब आए और उन्होंने मुझे देखा और एक मेरे साथ दोस्त होता था अल्लाह बख्शे, उसको देखा और कहा कि हाँ आप क्या चाहते हैं? तो हमने कहा जी हम काम करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो बना रहे थे अनारकली। तो एक साहब ने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो हम उस वक्त FA में पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि जी बशीर की तरफ मैंने देखा, दोस्त की तरफ, उसने कहा जी हम FA में पढ़ते हैं। तो उन साहब ने कहा कि इंज कहो ना कि मैट्रिकुलेट हो, ये अंदाज़ था। तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो पाशा साहब की आवाज़ आई, शट अप, डोंट डिस्करेज द यंग ब्लड। तो मैंने देखा ये शख्स, इसकी आवाज़ पे सब खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा ओके ऑल राइट, मैं आपको 9 रतन जो हैं उनमें से एक रतन बनाऊंगा, एक आपको रतन बनाऊंगा, एक आपको रतन बनाऊंगा।
मैंने कहा जी थैंक, हम खुश पागल हो गए, हम ये अनारकली में काम करेंगे। फिर जाके कॉलेज में लग गए, पढ़ने लग गए, वो वक्त फिर गुजर गया। फिर एक वक्त आया, आप ये देखिए कि वही ड्राइंग रूम था और वही मैं था और वही पाशा साहब थे। और आपने सुना होगा हकीम अहमद शुजा साहब का शीश महल, जिसको इंडिया से किया था सोहरामुद्दीन ने, वो शीश महल स्क्रिप्ट मेरे पास टीवी पर आ गया और वो मैंने किया वो रोल। और उसके बाद उनका भी फ़ोन आया और पाशा साहब का भी फ़ोन आया मुझे। अब पाशा साहब के उस वक्त तक हालात बिल्कुल वैसे हो चुके थे तकरीबन जैसे मैं चल नहीं पाया था पैसे लेकर उससे। मैंने कहा पाशा साहब, उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्तों में, ना कोई गाड़ी थी, अरूजो ज़वाल आपने देखा? वो मैं देखा। उसी घर में मैं गया तो वो जो मंटू ने कहा था कि मेरे फेफड़ों की कैफियत ऐसी है जैसे किसी दीवार पर पुरानी जमी हुई पपड़ियाँ, इस तरह का कोई। तो मैंने वो पपड़ियाँ देखी और थोड़ी देर बैठा रहा और उसके बाद पाशा साहब आए। उस तरह अंदाज ज़रा बदल चुका था और वो बैठे और उन्होंने सिगरेट वैसे ही लगाया और कुछ सोचने लगे और कहने लगे, वो छोटा सा उन्होंने ट्रांजिस्टर मेरे आगे किया, बोलो। मैंने कहा जी बोलो जो तुमने रात किया। मैं कहा जी अच्छा। वो मैंने 2-4 डायलॉग शीश महल के बोल दिए। बोले शाबाश शाबाश, आपने मेरा दिल खुश कर दिया, शाबाश। और वो खामोश हो गए और बैठे रहे। मैं भी काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने कहा इजाज़त दीजिए, उन्होंने इजाज़त दी और मैं चला आया। और मैं सोचता आया कि अनवर कमाल पाशा जब उस स्टूडियो में दाखिल होते थे तो लोग, क्या कोई हीरोइन दाखिल होगी या कोई क्या हीरो दाखिल होगा। उसके बाद उसी स्टूडियो में चुपके से मैं दाखिल हो गया और फिर मैं उस स्टूडियो में दाखिल हुआ और किसी ने कह दिया यार ये क्या है, कौन, क्या करते हो, क्या है, अच्छा ये क्या एक्टर है, कितने पैसे लोगे, क्या करोगे। अब वो बात हो रही बड़े बड़े एक्टर्स की, तो कहा यार इतने में वो कहाँ गया, ये खड़ा हुआ है, यार ये इतने पैसों में तो ये कर लेगा इसको। तो मैंने देखा और सोचा और मैं यूं उस फव्वारे से उतरा और इस तरह जाने लगा तो लेबॉर्ट्री थी। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं ये सब एक दिन मेरे पास बैठे। आपके दिल पे कचौका लगा, तकलीफ हुई, चरका लगा, ऐसी तकलीफ के वो आंसू आया और वो शायद निकल भी गया था। मैं कहता तेरे लिए क्या है ऐसा मुश्किल काम कि जो उसने मजाक उड़ाया कि ये कम पैसे लेते। उसके बाद कौन सा पाकिस्तान का ऐसा एक्टर होगा जिसको मैंने पैसे नहीं दिए। कितनी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की, रोशनी। और प्रोड्यूस कितनी की? और प्रोड्यूस मैंने की 13 फिल्में। और एक खुशखबरी ये है कि आई एम मास्टर ऑफ मेकिंग फ्लॉप फिल्म ऑल्सो। हाँ, क्योंकि मुझे बिजनेस का नहीं पता था कि बिजनेस क्या होती है। मैं कमा रहा था, काम कर रहा था, कोई 250 फिल्मों में काम किया मैंने। और उसके बाद मेरी एक कैफियत ही जुनूनी होती थी। ड्रामे कितनों में काम किया? कुछ याद नहीं, सैकड़ों। मैं कहता हूँ याद ही नहीं, ज़्यादा तादाद होगी, बहुत। आप मुझसे 70 साल का हिसाब ले लें। आई एम कहीं ना कहीं ऑन एयर तो मैं हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे सुन रहा है। 70 साल में मुझे पता है। हिसाब लगा लें, ये है कि टेलीविज़न ने और वीडियो कैसेट्स ने आपको ज़िंदा रखा, क्योंकि मैंने कई बार जन्म लिया। आदमी तो 30 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है, मैंने अपना काम छोड़ा ही नहीं। जब मुझे स्टूडियो से कहा गया कि अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं सारी पेमेंट करको सबको दे के आ गया। और जब मैं स्टूडियो से आया तो मुझ पे
मैं आपको बता नहीं सकता कितना कर्जा था। तो यहीं इसी ड्राइंग रूम में आके कुछ लोग बैठ जाते थे, पैसे दें। इतना बड़ा ड्रामा एक्टर फिल्म में फेल क्यों हो गया? शायद मैं फिल्म वालों के वो जो पेडेस्टल था उनका, जो उनका IQ था, या जिस चीज़ को देख के वो खुश होते थे, या जो चीज़ उनकी रूह में उतरती थी, मैं उन्हें नहीं दे सका, या शायद वो मुझे कुछ भी नहीं दे सके, सिवाय मैं फिर 2-4 जो रह गए हैं बुरा मान जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ उन्होंने वो थी मुझे जो मुझे नहीं चाहिए थी। तो मेरी उन 2 फिल्मों को बैन नहीं होना चाहिए था। कौन कौन सी थी? एक सितम और थी। एक फिल्म जो थी वो थी बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि चारों सूबों से निकलते उस एंटी एलिमेंट को ख़त्म कर देते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है। वो चारों निकलते हैं। और कतील शफाई साहब ने लिखा था, कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कोई आँच आने न देंगे। ये थी वो फिल्म। वो बैन हो गई। वो क्यों बैन कर? बस हो गई। वो मेरे मुकद्दर में था, मेरे नसीबों में था। जब मेरी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और 2 फिल्में बैन हो गई, मैंने कहा क्या जाऊं, किसके पास जाऊं? बैन हो गई साहब, बैन हो गई। तो मैं उन फिल्मों को और 8-10 फिल्मों को लेके, और स्टूडियो से भी मुझे निकाल दिया गया। तो मैं यहाँ मैंने 10 फिल्में रख दी कमरे में अपने। तो मैं एक दिन, मेरी बीवी 2-2.5 साल के बाद बहुत तंग आ गई, मुझे कहने लगी कि इन फिल्मों का मैं क्या करूँ, ये डब्बे वहाँ पड़े हुए हैं। मैंने कहा इनको तुम कोई कबाड़िया है तो उसको दे दो, वो कहीं चांदी वांदी बन जाती है, उसमें से कुछ निकलता है नेगेटिव पॉजिटिव में से। फिर मुझे 2-4 महीने के बाद ख्याल आया कि उसमें एक फ़िल्म थी, बानो कुस्सिया साहबा की लिखी हुई, संगीता से मैंने बनवाई थी, एक सितम और सही। मैं कहा उसको देखता हूँ, शायद उसका नेगेटिव अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा बीवी से, कमरे में मैं क्या कोई डब्बा नहीं? मैंने कहा मैंने तुमसे कहा था कि वो 10 फिल्मों के डब्बे हैं, तो वो कहाँ एक भी नहीं मिल रहा। तो कहती कि वो तो मैंने कबाड़िया को दे दिए, एक आया था वो मुझसे ले गया, सब मैंने दे दिए। मैं बहुत हंसा, बहुत, यकीन कीजिए इतना मैं हंसा कि सारे दुख मेरे चले गए। और मैंने कहा भाड़ में गई जो फिल्में बैन हुई, बैन हुई। दूसरे ये, एक शख्स था जिसका नाम मैंने सारी ज़िंदगी नहीं लिया और अब भी नहीं लूँगा। उसका कमाल ये देखिए कि वो मुझे मेरी जवानी में ले गया था और ख़ुद भी जवान था। उन्होंने कहा हम फिल्में आपसे बनवाएंगे और आपको उसका शेयर देंगे। उन्होंने मुझसे फिल्में बनवाई, मैंने 3-4 अनाउंस कर दी, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया स्टूडियो का। फ़ौरन नज़रें मेरे पीछे लग गई कि कल आया था ये, क्या इसने फिल्में बनानी शुरू कर दी, कौन है इसके पीछे। उससे जाकर मेरे बारे में हसद और बुग़्ज़ और जो कुछ भी था कहा गया, और उसने हाथ खींच लिया। उसने कहा ये इतने पैसे तुमने मुझे देने, मेरा तुम्हारा हिसाब ख़त्म। वो लम्हा था जब सारी मुसीबतें, सारे कर्जे, सारा कुछ मुझ पर आ गया। मैंने कहा अब क्या हो गया, अब तो शोबिज से मैं निकल गया, ये तो मैं मर गया। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को बीमारी की हालत में सारे नाम गिनवाए, इनको पैसे देने मैंने, और वो कह रहे हैं अबू, मैंने कहा नहीं ये तुमने करना है जनाब। मैं कांस्टेंट केयर से निकल के ये वो कनाडा में था उन दिनों, वापस आया आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब मेरे जहन में एक चीज़ थी कि मुझे इतना तो कर दे कि मैं सबके पैसे दे सकूं। और ये पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ का पहला वाक़या है और इसकी गवाही देंगे मुस्तफ़ा कुरैशी, क्योंकि जब 18 साल के बाद मैं एक दफ़ा उनके घर गया और मैंने उसे पैसे दिए, रोज़ का मिलने वाला शख्स, रोज़ का मिलने वाला, और मुझे कह रहा है ये क्या है? तो मैंने कहा ये वो पैसे हैं जो मैंने तेरे देने थे, तूने मेरी फिल्म में काम किया था। तो वो मुझे देखते, क्या कह रहा है तू? तो आपने सब आर्टिस्टों के पैसे अदा किए? सब आर्टिस्ट को दिए और बहुत से मरहुमीन को भी पहुंचाए, और इसके गवाह भी मिलेंगे आपको। अब बात आती है उस शख्स की जिसने मुझे हाथ खींचा था।
उसको मैं तलाश करता रहा। राज साहब वो मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि 28 साल का अरसा गुजर चुका था। 28 साल मैंने पेमेंट किए। 28 साल के बाद एक दिन मैं जेब में पैसे डाल के कराची में बैठा हुआ था कि मुझे कुछ याद आ गया। उस शख्स के पास मैं गया कि आपको याद होगा। उसने कहा हल्का हल्का याद है, हाँ 28 साल पहले। इसका मतलब जो मेरी एज है वो उसकी भी हो चुकी होगी जिसने मुझे पैसे दिए थे। मैंने कहा मैंने उसके पैसे देने हैं, मुझे पता नहीं कि मैंने कितने देने हैं। तो जो मैं लेकर गया था दूसरे दिन उन साहब ने बताया वो इतने थे, यानी उसमें से कम थे। मैंने अपने बेड पर, वो जहाँ मैं रहता था गेस्ट हाउस में, छलांगे लगाएंगे ये तो बच गए। उनको पैसे पहुँचाए उस शख्स को कि ये उनको दे देना और कहना थैंक यू वेरी मच। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी और उसकी ग्रेडनेस देखे ना। उसने कभी कहा कि तुमने मेरे पैसे देने। लेकिन मुझे एक चीज़ तंग कर रही थी, ये इसका क्लाइमैक्स है कि उस तक पहुँचे भी कि नहीं। तो मैंने फिर उस शख्स की खुशामद की जिसको मैंने दिए थे। उसने कहा अभी बात कराता हूँ, और उसने उससे कुछ बात की। 28 साल के बाद मैंने उस शख्स की आवाज़ सुनी और उसने मुझसे कहा कि कभी कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया, जो होना था हो गया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। और बात ख़त्म हो गई और मुझे सुकून आ गया और मैं आज़ाद हो गया। कर्ज़ अदा करके अब आपको कोई नहीं मिलेगा। और मैं फिर काम में लग गया और मैंने इतना काम किया उसके बाद भी और अब भी कर रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरी तरह बूढ़ा हो गया होगा। लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं उस शख्स को बुलाता और मैं कहता अब 4 फिल्में शुरू करो, क्योंकि वो अब भी पूरी इंडस्ट्री खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी। दोपहर के खाने का पुरतकल्लुफ इंतजाम था। में जब टीवी पर कैमरे को पहली बार फेस किया तो खौफ महसूस हुआ? जी बिल्कुल। वो कौन सा एक्टर है जो कहेगा मैं खौफज़दा नहीं होता। और हमारे लिए तो खौफ का बास ये था कि उस वक्त तो सारा लाइव था। घड़ी देखी 8:30 बजे अगर ऑन एयर जाना है ड्रामा तो 8:29 पर रेडी, और रेड लाइट आ जाती थी 8:30 बजे और आप ऑन एयर हैं। तो आप कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मूव्स याद रखनी है, कैमरे को याद रखना है कौन सा कैमरा आपको कैच कर रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि मैं 40 मिनट का 50 मिनट का स्क्रिप्ट मैं 3 घंटे में याद कर लेता था। कवि साहब आप कैसे एक्टर हैं? एक्टर तो बड़ा रोमान पसंद होता है, ना आपका कोई रोमान मशहूर हुआ ना आपका कोई स्कैंडल बना, ऐसा क्यों? नहीं वो बन ही नहीं सकते थे। मैं तो बड़ा चोर आशिक था, वन साइडेड जो आशिक होते हैं, एक तो वो बड़े सच्चे होते हैं और एक तो वो रोमांटिक बहुत होते हैं और दूसरे वो किसी को ज़रर नहीं पहुंचाते। नहीं तो आप बताते ही नहीं थे अपने? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी बताए नहीं कि जिससे इश्क करते हैं उसको पता ही नहीं? पता ही नहीं। शायद वो जब पता चलता होगा तो उस वक्त वो कहती होगी जाओ है। फिर जो मेरा इश्क जो था वो मेरी बीवी मेरे बच्चे और ये वो सब वो ऐसा पक्का चला, क्योंकि मैं ज़रा एक इश्क का कायल हूँ कि आप बस एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी सब इजाफी है, सारी चीज़ें। वो एक ही आपको अब तक पूछती है कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अच्छा जी। लेकिन खूबसूरती अच्छी तो लगती होगी ना? इस पे तो मैं थीसिस लिख सकता हूँ। 50 इजहार क्यों नहीं किया? नहीं, खूबसूरती को देखने में और खूबसूरती के करीब जाने में बड़ा फ़र्क है। जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा किरदार हो जो आपने परफॉर्म ना किया हो, सबसे अच्छा कौन सा लगा
और कोई ऐसा है जो अभी अदा करना चाहते हो? मैं चाहता था कि मैं गालिब मुकम्मल करूं, मुकम्मल तौर पर गालिब का किरदार करूं, क्योंकि हमारे गालिब को जो भी था वो एक कमरे में बिठा दिया गया था। तो नसीरुद्दीन शाह ने जो गालिब किया था उसको तो एक बड़ा रास्ता था उनके पास परफॉर्म करने का भी। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब ज़ाती तौर पर कहीं न कहीं अपने आप को गालिब के रूप में फिट कर लूँ। आप समझते हैं कि नसीरुद्दीन शाह से बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है? नहीं, बेहतर की तो मैं या तो उससे बुरी होगी या हो सकता है उससे अच्छी हो जाए, लेकिन वैसी भी हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन मेरा जी ये चाहता है, क्योंकि वो गालिब का जो आखिरी शेर वो अशफाक साहब ने लिखकर मुझे कोई ना अदा संज दिया था, वो हर जगह मैं पढ़ता हूँ। गालिब ने खुद कहा था कि 200-250 साल के बाद लोग मुझे पढ़ेंगे और मेरे शेरों पर सर धुनेंगे। और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। उसका ये हाल कि कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। अभी भी शौक है और ज़्यादा? इतना ज़्यादा, अब ज़्यादा हो गया। अब मुझे लोग कहने लगे आप बूढ़े हो गए, और मैं सोचने लगा हूँ क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। अपने अपने काम क्या, मुझे दुनिया में कोई चीज़ नहीं अजीज सिवाय इस काम के। नहीं, मैं रह नहीं सकता इसके बगैर। देखिए, मैं तो 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। 6-7 साल की उम्र से? जी, ये जो मेरा शोबा है, ये 1 2 3 4 5 हीरो हीरोइन, ये इसके बगैर मेरी दुनिया ये है। मुझे तो एक एक चीज़ याद है, एक एक चीज़। एक दफ़ा मैं पेशावर में, मुझे तो दलीप कुमार के इतने डायलॉग याद थे कि मैं पेशावर में जा रहा था फुटपाथ पर, तो एक खंबा लगा मुझे बिजली का, सर पे लगा जी, और मैं जा रहा था और कहता हुआ जा रहा था, चुभा हुआ तीर वापस लेने से जख्म अच्छा नहीं होता। चोर आता है, धन लूट कर चला जाता है, मन का चोर कुछ भी नहीं छोड़ता, मन का चोर कुछ भी नहीं छोड़ता, मन का चोर कुछ भी नहीं छोड़ता। जुनून था। तो मैं इधर उधर देखा तो 2-3 स्कूल जाते हुए बच्चे हंस रहे थे और 1-2 लोग मुझे देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। इतना मुझे प्यार है। अब ये हमारी जितनी ये यंगस्टर, ये जितनी लड़कियां हैं, हीरोइन हैं, इनको नहीं पता, इनसे ये यंग लोग इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना मैं करता हूँ। आप बिलीव करें। आपने अगर 80 साल फ़न की खिदमत की है तो हमारे मुल्क ने भी आपको बहुत एजाज़ात से नवाजा है। कौन सा ऐसा अवार्ड है जो आपको नहीं दिया? आप मुतमिन हैं अपनी इस पजीराई पर? इस पजीराई पर तो मुतमईन तो कोई होता ही नहीं, लेकिन मुझे कभी तलब नहीं हुई। देखिए, अब तक मैं बड़ा ब्लंट हूँ, बड़ा बोल्ड हूँ, और मैं बात सच करता हूँ। शायद मेरा ख्याल है मैं अपनी फील्ड के लिए 98% तो सच बोलता हूँ ना। और अपने हवाले से भी मैं कहूँगा, मुझे आर्ट काउंसिल ने बनाया, मुझे टीवी ने बनाया, मुझे रेडियो ने बनाया, मुझे थिएटर ने बनाया, और फिर मुझे लोगों ने बनाया, और फिर वो करम था मुझ पर। वो करम कौन सा होता है? वो एक चीज़ होती है जो आपको नज़र नहीं आती, वो एक अजीब सा शुक्राना होता है। वो नेमत उसको दे दी जाती है जो इस काबिल होता ही नहीं है। सारा ज़माना कहता है ये क्या है। मुझे 24 साल में रहा हूँ, किसी को नहीं पता इस तगु में कि ये आर्टिस्टों के लिए कोई वेलफेयर का काम हो जाए। कहाँ मैं नहीं गया, किस अफसर से मैं नहीं मिला, इसलिए तो नहीं मिला था कि मेरे पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था, मैं आर्टिस्टों के लिए मिला था। और आज से 15 साल पहले वो काम हुआ और फिर हुआ, और अब आप देखिए 1 अरब रुपया अनाउंस किया गया, लेकिन 35 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है गवर्नमेंट आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में। उसकी कमेटी में मैं 6 साल रहा हूँ, लाखों रुपया उस कमेटी ने दिया है। लेकिन हमारे आर्टिस्टों की भी एक ज़रा सी वो है, ज़रा सी तो नहीं, काफ़ी है, कि जब आर्टिस्टों को हुकूमत कुछ देती है तो वो कहते नहीं हैं,
लेकिन जब वो कहीं और देखते हैं, कोई उनको देखता है तो कहते हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अलहमरा जो है, इसमें मैंने अगर ज़िंदगी के 50 साल गुजार दिए हैं, 55 साल, तो मुझे याद है कि यहाँ से मुझे कितने अवार्ड मिले। मुझे 5 लाख रुपया 55 साल में मिला अवार्ड का अलहमरा से। एक दफ़ा मैं शायद बेस्ट एक्टर हो गया था या किसी की नज़र पड़ गई थी। अब 5 लाख को तो मैं 50 करोड़ समझता हूँ, अवार्ड तो था ना। अब पीटीवी की मेरी खिदमत आप देख लीजिए, गिला नहीं है। अब ये मुझे ना भी दे तो मेरा क्या है। अब मैं ये मैं तो कई साल से कह रहा हूँ कि जब आप किसी आर्टिस्ट को कुछ दें तो मुझे माइनस कर दें, लेकिन मेरी लाज रख लें। क्योंकि मैं आर्टिस्ट के लिए जब कोई बात करता हूँ तो आप कभी किसकी बात कर देते हैं, कभी किसकी बात। मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, पैर पड़ने को तैयार हूँ, किसी के भी, लेकिन किसी की आप मदद करते हैं। आपको नहीं पता कि ये हमारे आर्टिस्ट जो बड़े बड़े हैं, मुझ जैसा छोटा भी है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है भाई साहब, वो किसी को बताता भी नहीं। ये आप सोहेल अहमद जो है या वो सखी सरवर, आपको क्या पता कि ये लोग क्या क्या ये घरों में पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे आर्टिस्ट बात वक्त गुस्सा इस बात पे आता है कि अगर तुम्हें वहाँ से मिला है बहुत कुछ, हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, तो बताया करो चैनल्स पे कि हमें दिया है। वक्त मिले तो पालतू कुत्ते के साथ खेलते हैं। सीनियर आर्टिस्ट सोहेल अहमद उनसे मिलने घर आए। मेरा ना जी कवि खान साहब के साथ इज्जत के हवाले से ताल्लुक बाप बेटे का है, और मोहब्बत के हवाले से हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, और फ़न के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारा बादशाह और ग़ुलाम का रिश्ता है। मैंने जितने भी तकरीबन ड्रामे ख़ुद लिखे हैं और जिनकी डायरेक्शन की है, उसमें तकरीबन हर ड्रामे में ही कवि साहब हैं। सवा सेर ड्रामा इन्होंने पहली दफ़ा मेरे साथ किया, उस वक्त ये थिएटर छोड़ चुके थे। सिचुएशनल ड्रामा था मेरा सवा सेर, तो सारी वो कॉमेडी सिचुएशन जो इनके हिस्से में थी, इस कदर खूबसूरती से इन्होंने निभाई कि लोग भूल गए बाकी बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे थिएटर में ये जब तशरीफ़ लाते थे तो हमारी बड़ी इज़्ज़त बढ़ जाती थी। लोग हमें भी उसी इज़्ज़त की निगाह से इनकी वजह से देख लेते थे। बचपन में नहर में नहाने का बहुत शौक था। एक बार तो डूबते डूबते बचे। जी। मौत से खौफ आता है? बड़ा 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 वो मुझे याद है। वो मैं और साथ ही पुल था, तो पानी यूं जा रहा था, तो मैं मेरे बड़े भाई साहब वाला से वो भी नहा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा। तो मुझे याद है मैं बिल्कुल ही गया था, तो पकड़ा उन्होंने फिर नीचे। उस वक्त से मुझे पानी से भी डर लगता है, और जब ट्रेन पुल पर चलती तो मुझे बहुत डर लगता है। जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बड़ी ज़रा टाइम लेता हूँ नॉर्मल होने में। मौत से डर लगता है? मौत से डर नहीं लगता, मौत के बाद से डर लगता है। सियासत में भी दिलचस्पी रही। 1985 का गैर जमाती इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट भी लिए। हमारी सियासत में खराबी क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि MNA क्या होता है और MPA क्या होता है, वरना मैं दोनों सीटों पे खड़ा हो जाता। हम फैसलाबाद में एक ड्रामा कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, अल्लाह बख्शे जमील फ़खरी और मैं और सब। तो कहने लगा वो, यार खलो जा। मैंने कहा कितने खलो माँ? कहता है इलेक्शन इज खलो जा। मैं कहा यार कैसे, क्या कह रहे हो तुम? कहता है मैं पता करना। तो दूसरे दिन आके कहता है मुझे 1500 रुपया लगता। तो मेरा ख्याल हमने 300 रुपया डाला और वो AC साहब के वहाँ जमा करा दिया। तो वो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 15-20 दिन के बाद मेरे पास लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, और एक मिल ओनर हैं, उन्होंने मुझे 10,000 मीटर कपड़ा भेज दिया उसके लिए, होल्डिंग्स के लिए।
फिर यहाँ 3-4 एक्टर बैठे रहते थे थिएटर के, और सबसे बड़ा बैनर मेरा लगा हुआ था, तो मेरा निशान भी था टीवी। फिर मुझे तकरीर करना भी नहीं आती थी, अंधेरा उजाला चल रहा था, तो मुझे कोई बता दे, तो कहते यार तू बड़ा मशहूर हो गया है, तो तू ऐसा कर, तो अपनी तकरीर के आखिर में कहा कर, अंधेरा नहीं हूँ उजाला हूँ मैं, और अंधेरों से टकराने वाला हूँ मैं, मुक्का दिखा, तालियां बजेंगी। लीजिए, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया और वाकई तालियां बजती थी। हमारे शायर मुनीर नियाजी ने कहा था, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। है वाकई ऐसा हमारे मुल्क में? ऐसा ही है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मैं, आप यकीन करें ना करें, सारी तकरीरें करके जब मैं, या एक जगह किसी ने बिजली के तार पर भी कोई चेन वेन फेंक दी, मैं नीचे तकरीर कर रहा था, कुछ लोग डर गए थे कि वाकई मैं जीत जाऊंगा। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने, ये बेटा मेरा अदनान था, इसको कहा तुम घर जाओ जल्दी, तुम घर जाओ, मेरा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो ये सब कुछ सोचने के बावजूद मैंने कहा कि अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपया भी दे, और अब भी अगर आप मुझे 2-4 करोड़, 1 अरब भी दे दें, तो मैं कहूँगा नहीं, ये काम नहीं करना। लीडर बनना जो है बड़ा ही मुश्किल है, और जो लीडर बन गया, लीडर, उससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कोई है पाकिस्तान में? बड़ा ही मुश्किल है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। कोई पूरी तारीख में, अगर हमारी तारीख इतनी अच्छी हो और सब हमारे लीडरान ये हो, और हमारी आवाम खुश हो, हमारे स्टूडेंट खुश हो, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, तो ये लोग जो बच्चे जो हैं वो पर क्यों निकालते हैं? ये अपने घोंसलों से क्यों उड़ जाते हैं? ये क्यों चले जाते हैं? आपके बच्चे दोनों बेटे चले गए, बैरून मुल्क चले गए, आप तन्हाई महसूस करते हैं? कभी कभी आपको क्या, आपको मैं उस पिंजरे में जब आता हूँ अपने, मेरे लिए तो पिंजरा ही है, तो उसमें मैं नहीं चाहता कि मेरे परिंदे जो हैं वो मेरे, अब तो 20 साल हो गए उनको गए हुए, अब तो उन परिंदों को भी शाखें निकल आई हैं। अब तो सिर्फ मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे नवासे, मेरी नवासियाँ, मेरे पोते इस कदर ज़हीन और लायक हैं कि वहाँ उस कैटेगरी में, डीन्स की कैटेगरी में वो बच्चे याद आते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी उड़ के पहुँच जाऊँगा, लेकिन जब वो छोटा कहता है दादा, तो फिर आपकी तबीयत खुश हो जाती। ये जज्बात, ये फीलिंग, ये सारा कुछ, ये जिस पर गुजर रही होती वही अंदाज़ा कर सकता। अब मैं जब बेल बजाता हूँ तो कौन आता है? अगर कोई बच्चा हो, बेटा हो, बच्ची हो, भाग के आए कि अब्बू को क्या प्रॉब्लम है, फिर आवाज़ देता हूँ वसीम, फिर उसका छोटा आ जाता है, या बेगम साहबा बेचारी आ जाती है। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा आता है जब आपको ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है। मेरे यहाँ वॉशरूम में एक बाहर से एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, और उसको मैं देख रहा हूँ कि कितने साल हो गए हैं वो घोंसला वहीं रहता है। कोई ना कोई चिड़िया किसी को हैंड ओवर करके, जैसे कोई दुल्हनिया सी आ जाती, फिर एक बच्चा आता है, अंडे होते, फिर वो मैं रात को कभी कभी 2-3 बजे जाके देखता हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम होती होगी, या बारिश होती होगी या हो, तो वो कितने परेशान होते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात। आप कितने मजहबी हैं? मजहबी रसूमात का कितना ख्याल रखते हैं? मैं मजहबी हूँ, मैं तो 4 बजे उठता हूँ, कितना भी मसरूफ़ हो, और जो फ़राइज़ मेरे हैं उसमें से मैं किसी हद तक अदा करने की कोशिश करता हूँ, और जो कुछ पढ़ना होता है वो भी सुबह को पढ़ लेता हूँ। ये मजहबी होना ना होना ये अलग चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी अकेले में, तन्हाई में कोई चीज़ होती है जिसका आप साथ चाहते हैं। आपको कोई रोशनी नजर आती है? कुछ होता है। वो कौन है जो आपको कहता है उठ जा? कोई तो वो निज़ाम हस्ती, ये वो कोई मैंने देखा तो नहीं भाई, पहुंचाया गया मुझे, जिनके पहुंचाया गया उनके भी सदक़े, हम तो सदक़े वाले लोग हैं। आप सारी ज़िंदगी फ़नकार बरादरी में आपने गुजारी,
फनकार आखिर मुत्तहिद क्यों नहीं होते? लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, एक दूसरे की टांग खींचना, ऐसा क्यों? ये इनमें एक चीज़ जो है वो फौरन इनमें पैदा हो जाती है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं बेहतर होता। मैं नहीं समझता मैंने किसी चैनल को, किसी प्रोड्यूसर, किसी को किसी किस्म की तकलीफ दी हो। आप तो बड़ी गाड़ी भी नहीं रखते। नहीं, मैं अब रख के मैं क्या करूं? बड़ी गाड़ी में निकलूं जी, कभी खान जा रहा है तो उससे क्या मिल जाएगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नई भी गाड़ी नहीं खरीदते? नहीं, मेरे पास नई गाड़ी मैं आज तक नहीं खरीदी, इतना मेरा अरसा हो गया। फिर बल्कि इस काबिल ही नहीं रहा। वो एक दफ़ा नदीम से गाड़ी ली थी, वो उसकी बड़ी खूबसूरत एक गाड़ी थी। वो 2 महीने के बाद एक प्रोड्यूसर ले गया तो उसको यूं करके ले आया था। वो बस इस तरह लग गई है, तय आते हैं वो ठीक करा देंगे। तो मैं डर गया। असल में बुज़दिल बहुत हूँ। पैदा तो मैं हो गया पठानों में, पेशावर में, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ। मुझे अभी ये कुछ बात करते ना तो मैं डर जाऊँगा और रो पड़ूँगा, आंखों में आंसू आ जाए। आई कांट फाइट। मुझे मार खाना आता है, मुझे डूबना आता है, मैं तैर नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकता उससे। क्या जिंदगी में कभी किसी से ऐसी नौबत आई कि हाथापाई हो गई हो? अलग रहता हूँ, जब वहाँ तक नौबत आती मैं चुप जाता। मुझे तो जब चाहे बीवी मार रहे, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी है। अब तो उसे मारना ही चाहिए। रखा हुआ है, मुझे रोज़ कहती शाम को, एक बच्चे को दिखाओ, दूसरे को दिखाओ, पोते को दिखाओ। रह नहीं सकती औरतें तो, माएँ तो वैसे भी नहीं रह सकती। वैसे तो आप बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन कभी अगर वक्फा मिले ज़िंदगी में तो आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहेंगे? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब अपने पोती पोतियों को, बेटियों को, बेटों को देखूं आता हुआ तो मैं कहूँ दुनिया का मैं किस कदर खुश नसीब इंसान, जो मुझे चाहिए था वो मेरे झोली में आ गिरा। ये है मेरा मुस्तकबिल। ये मेरी बेगम है, इनका नी का ऑपरेशन हुआ है, तो जरा रेस्ट करें। बहुत